नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपनी आवाज उठाने के लिए लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन और आंदोलन का अधिकार है, लेकिन अगर उसी प्रदर्शन और आंदोलन की आड़ का सहारा लेकर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश करें तो ये ठीक नहीं। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन को 10 महीने होने वाले हैं। हजारों किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन समाधान का रास्ता भले ही ना निकल रहा हो, मगर सियासत जरूर जारी है। विपक्ष किसानों के सहारे लगातार सरकार को घेर रहा। कांग्रेस ने भूमि अर्जन बिल समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। अलग अलग शहरों की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देखिए। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद और झज्जर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये अलग अलग शहरों के तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए किस तरह से जोरदार नारेबाजी यहां पर की गई है। अब सवाल यही है कि आंदोलन की आड़ में अराजकता आखिर क्यों है। रोष प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। सवाल यह भी है कि आंदोलन की आड़ में अराजकता आखिर कौन फैला रहा है। क्या सड़कों पर सियासी संग्राम से निकलेगा समाधान? चर्चा आज इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। 8 तस्वीरें अलग अलग शहरों की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद और झज्जर की ये तस्वीरें, जहां पर हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर नारेबाजी जमकर की गई है। प्रदर्शन हुआ है, आंदोलन किया गया है और ये 8 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नारेबाजी जमकर की गई है। उधर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं। महापंचायतें हो रही हैं और ऐसे में अब कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। अलग अलग शहरों में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन चल रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। तो सड़कों पर सियासी संग्राम निकलता हुआ नजर आया। अब सवाल यही है कि सियासी संग्राम से क्या हल निकलेगा और कब तक निकलेगा। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, झज्जर, ये 8 शहरों की तस्वीरें हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की, हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर, और प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे कि आंदोलन की आड़ में अराजकता आखिर कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है और जो 5 तारीख को महापंचायत होने जा रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, इस महापंचायत के जरिए क्या आगे की रणनीति हो सकती है किसानों की, क्या ऐलान किसान आगे के लिए कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, नारेबाजी की है। अब सवाल यह भी कि किसानों के आंदोलन की आड़ में अराजकता आखिर क्यों हो रही है, जो लगातार तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके साथ ही कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन ये कब तक चलता रहेगा। 10 महीने का समय इस आंदोलन को हो चुका, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं बन पा रही है और यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है। तो कुछ सवाल है, इन सवालों पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। सवाल नंबर 1, सड़कों पर सियासी संग्राम से निकलेगा समाधान, ये सवाल। इसके साथ ही आंदोलन की आड़ में अराजकता आखिर कौन फैला रहा है। किसानों के सहारे वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या, ये भी सवाल आज पूछेंगे, क्योंकि लगातार किसानों के आंदोलन की आड़ में जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके प्रदर्शन देखे जा रहे हैं और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इन्हीं खास मेहमानों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ आज बड़ी बहस में इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है। तो किसानों के सारे वोट बैंक की राजनीति आखिर कौन कर रहा है और क्या सड़क पर उतरकर संग्राम के जरिए ही आंदोलन का रास्ता निकलेगा, ये सवाल भी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं।
भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। बजरंग दास जी, आपका स्वागत है। रजत पंचेटा प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं। रजत पंचेटा जी, आपका स्वागत है। और किसान नेता राजेश दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश दहिया जी, आपका स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे बजरंग दास जी के साथ। बजरंग दास गर्ग जी, ये 8 तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हैं, हाथों में बैनर और पोस्टर हैं, नारेबाजी है, प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सवाल यही है, क्या सड़कों पर संग्राम के जरिए रास्ता जल्दी निकल आएगा? गर्ग साहब। गुप्ता जी, ये संग्राम नहीं है, ये किसानों के हित के अंदर आवाज उठाई जा रही है। करनाल में जिस प्रकार सरकार के चेते एसडीएम ने जो आदेश दिए किसानों के सिर फोड़ो जी, और उनके सिर फोड़ भी दिए किसानों के पुलिस वालों ने। हमारी एक ही मांग है, जहां किसानों के जिस अधिकारी के कहने से आदेश से जो सिर फोड़े गए हैं, जो सरकारी अधिकारी दोषी है, जो पुलिस कर्मचारी दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सस्पेंड करे और फिर कार्रवाई करे। आप देखो 9 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है, टोलों पर बैठा है, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा है, और अब बार बार सरकार किसानों को उकसाने का काम कर रही है। कभी कहती है खालिस्तानी है, कभी कहते हैं आतंकवादी है, कभी कहते टुकड़े टुकड़े गैंग है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी क्या कहते हैं? किसान का आंदोलन पवित्र आंदोलन है। तो किसान का आंदोलन पवित्र है, तो आप बार बार उन पर लाठीचार्ज क्यों करवा रहे हो और आंसू गैस के गोले क्यों दाब रहे हो? ठंडे ठंडे पानी की बिछोड़ उन पर क्यों कर रहे हो? लेकिन बजरंग दास, ये पवित्र आंदोलन में अराजकता क्यों है? सवाल ये भी गंभीर है। आऊंगा इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन सीधा प्रवीण अत्रे जी आपके पास अब मैं आ रहा हूँ। आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, किसानों की मांगों को दबाना नहीं जा रहा है, लेकिन लाठीचार्ज उन पर जरूर सरकार करवा रही है। देखिए पराग, ऐसा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से आंदोलन शुरू हुआ है जी, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी तोड़ी गई, विधायक की गाड़ी तोड़ी गई, हॉस्पिटल पे हमला हुआ, हेलीपैड मुख्यमंत्री जी का उखाड़ा गया, बहुत से ऐसे काम हुए। सरकार ने लगातार संयम का परिचय दिया, मैच्योरिटी का परिचय दिया। एक जो सरकार का व्यवहार है वो आंदोलनकारियों के प्रति वही रहा कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिस वाक्य का जिक्र अभी बजरंग जी कर रहे थे करनाल का, देखिए ये वीडियो हम सबके सामने आ चुकी है। जिस तरह से कस्सी के साथ पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, स्वाभाविक है, पुलिस का दायित्व होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और जब कोई हमला करेगा तो उसके सामने वो रिवर्ट भी करेगा। लेकिन मेरा बजरंग जी से एक सवाल, आज जब कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही थी, ठीक उसी वक्त पंजाब के मोगा में इन्हीं आंदोलनकारियों पे पंजाब पुलिस लाठियां भाग रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, पानी की बौछारें कर रही थी, तब ये कांग्रेसी कहां सो रहे? क्या आज बजरंग दास जी जो पंजाब के मोगा में आंदोलनकारियों के साथ हुआ है, क्या वहां पे आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? अब मैं जानना चाहता हूं रणदीप सुरजेवाला जी से, भूपेंद्र हुड्डा जी से और राहुल गांधी जी से कि जनरल डायर कौन है जो पंजाब के अंदर आज हुआ? करनाल की घटना का जिक्र करते हैं जहां पे कस्सी जैसे शार्प वेपन से पुलिस पे हमला होता है जी, और जो मोगा के अंदर आज हुआ उसका जिम्मेवार कौन? ये तो एक बार कांग्रेसी बताएं। देखिए कांग्रेसी किस तरह से राजनीतिक पाखंड कर रही है और वैचारिक। ठीक है बजरंग दास जी, आऊंगा सर एक एक करके प्लीज। जिस वक्त पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण नागपाल जी के साथ अभद्र व्यवहार होता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उस वक्त कोई लाठी नहीं चलाई जाती जी। लेकिन आज मोगा के अंदर जिस तरह से आंदोलनकारी विरोध करने आते हैं, तब उनके ऊपर लाठियां बांधी जाती हैं, तब आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं, तब पानी की बौछारें भी छोड़ी जाती हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा उन तथाकथित किसान नेताओं से भी, अब वो किसको कहेंगे तालिबानी सरकार? अब वो किसे कहेंगे जनरल डायर? अब वो किस थाने का घेराव करेंगे पंजाब में? सबसे बड़ा सवाल ये है।
ठीक है। ये कांग्रेस का दोगलापन पूरे देश की जनता के सामने इस आंदोलन के दौरान लगातार आता है। ठीक है बजरंग दास जी, गर्ग साहब आऊंगा सर, प्लीज एक एक करके एक बार सबका कमेंट हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज क्लियर। ठीक है सर, रजत जी, ठीक है रजत जी, दोहरा मापदंड आखिर क्यों? रजत पंजेटा जी, दोहरा मापदंड आखिर क्यों? देखिए, जहां तक इस भूमि अधिग्रहण जो बिल जो पास किया है अभी हरियाणा की विधानसभा में, तो जैसी आखिरी सत्र था, मैं आप ही के चैनल पे विस्तार पूर्वक उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, और मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जब उस वक्त तो जिस जगह आज मैं बैठा हूं उस जगह परवीन अत्रे जी मेरी जगह बैठे हुए थे इंडियन नेशनल लोकदल में, और इस बात को वो झुठला नहीं सकते कि उस वक्त जब भाजपा सरकार में आई थी तब कई दफा ये जो अभी इन्होंने पास किया है बिल, उसको लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो 2013 को इन्होंने डाइल्यूट करने के लिए कई दफा ये जो ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको ये लेके आए थे 31 दिसंबर 2014 को, 3 अप्रैल 2015 को। उस ऑर्डिनेंस की कॉपी आज भी मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, और वो ऑर्डिनेंस का नाम हूबहू सारा कुछ एकदम सेम है, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2015। तो ये लोकसभा में तो कराने में इसको कामयाब हो गए थे, मगर राज्यसभा में इनके पास नंबर नहीं थे, और ये बिल जो है ये औंधे मुंह गिर गया था दोनों तीनों बारी। तो बात आज ये आती है कि आज मुख्य तौर पे मैं ये क्वेश्चन उठाना चाहूंगा कि एमएसपी के मुद्दे पे तो दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं वो कई बार गोलमोल जवाब और हरियाणा की जनता को गुमराह कर चुके हैं, लेकिन अब ये जो जेब में इस्तीफा पड़ा हुआ है जिसके भी, वो इस्तीफा को बाहर लाने की समय आ गया उस इस्तीफे को, क्योंकि उस वक्त जब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके चेयरपर्सन थे श्री एस आलूवालिया, और उनको जो इसके खिलाफ मेमोरेंडम दिया था इंडियन नेशनल लोकदल ने, उसमें दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के एमपी की हैसियत से इसका विरोध करने के लिए ज्ञापन इन्होंने सौंपा था। तो आज ये उसी बिल को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनके कैसे इन्होंने इसको होने दिया विधानसभा में, जिसका वो विरोध कर चुके हैं 2014 के अंदर। इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता, ये तो और रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस बिल के जो, देखिए, एक होता है विरोध, एक होता है कोई गलत नीतियां हैं तो उसका विरोध करना। मैंने तो ये, जब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया भी नहीं था आपके डिबेट के अंदर, मैंने तो जैसे विधानसभा का सत्र खत्म हुआ था, जैसे ही शाम को डिबेट हुआ, मैंने इसके डीमेरिट्स आपको गिनवा दिए थे कि किस तरह 2-2 किलोमीटर तक रोड के साइड के ऊपर, देखिए, रेलवे प्रोजेक्ट हो, पब्लिक पर्पस हो, डिफेंस हो, उसके लिए हरियाणा की जो किसान है उसने कभी आनाकानी नहीं करी, बल्कि पंचायत की भी और कोई जमीन हो तो उसको भी उसने साथ मिलके कि हम पब्लिक पर्पस के लिए कोई हम देने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन सारी हाईवेज के ऊपर सारी 2-2 किलोमीटर रोड पे जो लगती लैंड है उसकी कमर्शियल वैल्यू का फायदा आज जो है वो सरकार की उठाना चाहती है। मोदी जी कहते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस, गुप्ता जी सुनिए, मोदी जी कहते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। यहाँ कहते हैं कि जो राइट्स हैं इसके वो सरकार के। ठीक है सर, और विस्तार से जानूंगा आपसे, लेकिन राजेश जी का एक कमेंट हो जाए उसके बाद। ठीक है, देखिए, मैं मुद्दा, ठीक है सर, चर्चा अभी लंबी पड़ी है, चर्चा अभी लंबी पड़ी है। राजेश जी, हाईजैक हो चुका आंदोलन किसानों का। जी गुप्ता जी, रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं आप? राजेश जी से मेरा सवाल है, राजेश जी से। रजत जी आपके पास मैं लौटूंगा, चर्चा काफी लंबी है, समय बहुत पड़ा, आपके पास में आऊंगा। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी गुप्ता जी। राजेश जी, क्या आंदोलन हाईजैक हो चुका है किसानों का? गुप्ता जी, हमारा जो आंदोलन है वो कोई हाईजैक नहीं कर सकता। हमें पता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती हैं, अपना घर का इंटरेस्ट देखती हैं और किसानों के साथ ठग्गाबाजी करती हैं। जैसे हमारे आईएलडी के प्रवक्ता ने बताया कि अत्रे साहब वहां थे जब क्या बोलते थे, वहां दुष्यंत चौटाला थे जब क्या बोलते थे, तो किसान इतना पागल नहीं रहा कि वो अपने आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करे। लेकिन ये अराजकता कौन फैलाता है सर? आंदोलन की आड़ में अराजकता कौन फैलाता है? मैं आपको बताता रहा हूँ सर गुप्ता जी कि जो अपोजिशन पार्टी लगा लो या जो बीजेपी के वर्कर्स हैं या जो नेता है जिनको मलाई नहीं मिल रही है वो भी अराजकता फैला सकते हैं। जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें बाहर के आदमी आने की कोशिश करते हैं जिनको आप भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे अब आपने ये जो हमारे यहाँ 2 मेन इशू थे कि भूमि अर्जन बिल जो है बता रहे हैं जिसमें सरकार को क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ये लाने की, जब हमारा एक बिल पर झगड़ा चल रहा है, 9 महीने से हम बैठे हैं, 600 से ज्यादा हमारे आदमी मर चुके हैं और ये बिल लेके आ रहे हैं।
दूसरी बात ये जो कर्नाटक का एपिसोड हुआ है, अगर ये भाषा कोई किसान बोलता तो उस पर ये देश जो होगा मुकदमा चालू कर देते हैं। और ये काम एक एसडीएम करता है तो उस पर खाली ट्रांसफर करते हैं। ये दोहरी नीति जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसान समझ चुके हैं। ना तो किसान किसी के बहकावे में आने वाले हैं, ना किसान के आंदोलन को हाईजैक करने वाला है। ठीक है, हम 5 तारीख की जो महापंचायत रखी है उसमें जो फैसला करेंगे वो आपको बता देंगे और वो फैसला हम पूरे भारतवर्ष में लागू करेंगे। ठीक है अत्रे कारण अगले जो सरकारें होंगी। ठीक है राजेश जी, ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास। अत्रे साहब। ओके सर जी, ऐसा है, बड़ी हैरानी होती है। और लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपने आईएनएलडी के प्रवक्ता से सवाल तो ये किया था कि ये कांग्रेस का दोहरापन क्यों, लेकिन आईएनएलडी के प्रवक्ता नहीं बोले का देने की बजाय बात करने लगे बिल की। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मेरा केवल ये मानना है। लेकिन ये जरूर कहूंगा, एक तरफ तो कहते थे पूरे देश का किसान एक है, बिल्कुल हम भी मानते हैं पूरे देश का किसान एक है। लेकिन जब मैं आज मोगा का जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, किसानों के सिर फोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन छोड़ी गई, तो बोल क्यों नहीं रहे? ना तो दैया जी बोल रहे हैं, ना पंजेटा जी बोल रहे हैं, बजरंग जी ने बोला। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक बात का जिक्र कर रहे थे पंजेटा जी कि देखिए पहले ये 2015 में बिल आया था, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में नंबर नहीं थे, अब राज्यसभा में नंबर नहीं थे। गर्ग साहब आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अत्रे साहब के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। गर्ग साहब थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। पंजेटा जी, जो बदलाव हरियाणा सरकार ने किया यही बदलाव जो है राजस्थान ने भी किया है, यही बदलाव छत्तीसगढ़ ने भी किया है। लेकिन राज्यसभा में तो कांग्रेस के सदस्य थे, तो फिर छत्तीसगढ़ में कैसे बदलाव हो गया, राजस्थान में कैसे बदलाव हो गया? इन बातों को पंजेटा जी मैं इसलिए आपसे तर्क वितर्क नहीं करूंगा क्योंकि ना तो लोकसभा में आप है, ना राज्यसभा में आप है, और ना ही विकास से आपका कोई लेना देना है। आप इस बात को समझोगे नहीं कि विकास परियोजनाएं अगर लटकती हैं तो देश का और नागरिक का कितना बड़ा नुकसान होता है। उसका उदाहरण केएमपी है हरियाणा के अंदर। 10 साल केएमपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं बनाया, चलो उनके व्यापारिक हित पे, लेकिन बहाना क्या था कि मामला कोर्ट में है, किसान ने मुकदमा किया हुआ है, 10 साल केएमपी नहीं बन सका। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है पंजेटा जी? लेकिन मेरा हैरानी इस बात की है पंजेटा जी, आप इस बात पे क्यों नहीं बोलते जो आज पंजाब में हुआ? ठीक है, आप चुप्पी साध के क्यों बैठे? ठीक है पंजेटा जी से आप जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए गर्ग साहब। गुप्ता जी, अत्रे जी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। इनसे तो बता दीजिए आपने ऐसा क्यों किया? देश का किसान और प्रदेश का हरियाणा का किसान और लेकिन गर्ग साहब पंजाब में कुछ और हरियाणा में कुछ और, ऐसा क्यों सर? बात सुनो गुप्ता जी, या तो मुझे बोलने दो या उनको ही बुलवा लो। नहीं आप बोलिए सर, आपको बोलेंगे बुलाए, बोलिए सर, अपनी बात रखिए प्लीज। बुलाए जा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, देश और प्रदेश का किसान और देश का आड़ती नहीं चाहता कि 3 किस्ती कानून लागू हो। क्यों जबरन सरकार 3 किस्ती कानून लागू करने में लगी हुई है, जब सबको पता है किस्ती कानून लागू होने से पार्टी भी बर्बाद होगा, किसान भी बर्बाद होगा, अत्रे साहब आऊंगा सर प्लीज, मुनीम भी बर्बाद होगा। ये बार बार आप ये देखिए, एक बार की बात है कि लाठी चार्ज पहली बार हुई है करनाल में क्या? ठीक है अत्रे साहब आ रहा हूँ, अत्रे साहब आ रहा हूँ प्लीज। गर्ग साहब सवाल यही है, देखिए सवाल यही है कि दोहरा मापदंड आखिर क्यों? दोहरा मापदंड आखिर क्यों? पूरी बात सुनो मेरी बात, फिर 2 मिनट बोलना मौके दो जी। मतलब आप देखोगे जब से ये सरकार बनी है, एक भी बात याद दिवा दे भाई, हमने देश के जनता के लिए, देश के किसान के लिए, आरती के लिए एक भी अच्छा काम किया हो। इन्होंने तो नए कानून बनाकर किसान आरती को बर्बाद करने में तुड़ी है। अब तो ये पूछना, धान के ऊपर मार्केट फीस 1% होती थी, इन्होंने इन्हीं 1 महीना पहले धान के ऊपर 1 के बजाय 4% मार्केट फीस कर दी। ठीक है अत्रे साहब आ रहा हूँ मैं, अत्रे साहब आ रहा हूँ। जो सब्जी फल के ऊपर कभी मार्केट फीस नहीं थी, सरकार ने हटाई थी, इन्होंने उसको। ठीक है गर्ग साहब देखिए दिक्कत यही है कि अपनी पार्टी पर कोई नहीं बोलना चाहता है, सिर्फ दूसरों पर निशाना साध रहे हैं हम लोग। अपनी पार्टी पर बोलिए प्लीज, मेरा हर पार्टी के प्रवक्ता से यही सवाल है। ठीक है पंजेटा जी सवाल ये अत्रे साहब ने उठाया कि आप कांग्रेस पार्टी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए वो तो बीजेपी पर बोल रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस पर बोल रही है, आप भी तो बोलिए कांग्रेस के ऊपर। गुप्ता जी अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं पूरा समय गर्ग साहब सर अब दूसरों को भी सुन लीजिए प्लीज। गर्ग साहब मैं आ रहा हूँ सर, देखिए आप बोलेंगे, अत्रे साहब बोलेंगे, आपस में झगड़ा होगा, समय बर्बाद होगा, इसलिए एक करके बोलिए, धैर्य रखिए। ठीक है सर, देखिए पंजेटा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज। जवाब कांग्रेस से मांग रहे हो, ठीक है कमाल कर दिया गुप्ता जी, जवाब नहीं सुना,
इन ठग्गाबाजों से किसानों ने सिर फोड़ दिए। 600 कुछ किसान सड़कों पर लग गए। देश का प्रधानमंत्री ठीक है गर्ग साहब, अत्रे साहब प्लीज सर, प्लीज समझिए, समय खराब हो रहा है, प्लीज। ठीक है, सवाल पूछ रहे हो कांग्रेस के ऊपर, सवाल पूछो। अरे सर मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ, इनेलो से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, किसान नेता बैठे उनसे भी पूछ रहा हूँ। प्लीज सर समझ लीजिए, आप सुनिए सर, समय खराब हो रहा है, आपस में मत उलझिए। पंजेटा जी बोलिए। देखिए गुप्ता जी, बात ऐसी है, एक एक करके मैं सबका जवाब देना चाहूंगा। हाँ। तो जैसे कि हमारे किसान नेता हैं, इन्होंने एक टिप्पणी करी कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है जी ये आंदोलन में घुसने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये बात बता दूं कि हमारे पास हम कोई भी मुद्दा, जैसे भूमि अधिग्रहण वाला भी है, तो मैंने आपको बताया कि हम 2015 में इसका हमने विरोध कर दिया था जी, और टीवी चैनल के ऊपर भी मैं इस पे सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने इसका जो है विरोध किया। तो मैं आपको ये बता दूं, अभी जो इतने 9 घोटाले हुए, जब कोरोना काल आया, तो हमारे नेता को कोई मुद्दों की कमी नहीं है हरियाणा में उठाने के लिए। और जहां तक ये कृषि कानूनों की बात है, तो पिछले साल 19 जुलाई को हमने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का काम किया था। जो ज्ञापन आपने अब देने शुरू किया 3 महीने पहले, वो ज्ञापन हमने पिछले साल ही दे दिए थे, मानसून सत्र से पहले। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमने प्रदर्शन किया था। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर जनमानस से, हर किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मुद्दा ये नहीं है कि किसी एक नेता का है। आपके कई नेताओं के खिलाफ भाजपा ने बड़े संगीन आरोप लगाए जो जग जाहिर है, लेकिन हमने कभी किसान संयुक्त मोर्चा के किसी भी नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, चाहे वो सच है चाहे झूठ है। क्योंकि हमारा जो एक कॉमन कॉज है वो ये 3 कृषि काले कानून है। हमारा काम आपस में लड़ना नहीं है। अगर कोई भाजपा का प्रवक्ता लड़ाने की कोशिश भी करेगा, मैं तब भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस के बारे में ठीक है आ रहा हूँ कांग्रेस पे, ठीक है, अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ, ठीक है अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ। राजेश दहिया जी, आपको नहीं लग रहा कि आंदोलन जितना लंबा खिंच रहा है उतना किसानों का कंधा मजबूत हो रहा है राजनीति की बंदूक रखने के लिए? गुप्ता जी, हमें पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अड़े बैठे हैं, राजधर्म निभाए बैठे हैं, तो हम तो गरीब किसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? अड़े तो किसान हमारे जो आईएलडी के प्रवक्ता ने भी कहा कि घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा किसी पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है प्रवक्ता साहब, लेकिन आपको पता होगा कि टेकरी बॉर्डर पे आपके बड़े नेता का तो बाइक नहीं दिया बोलने के लिए, क्योंकि किसान नहीं चाहते कोई भी पॉलिटिकल नेता हमारे बीच में आए। ये हमें पहले भी खोल चुके हैं और आगे बोल चुके हैं कि हमारी जो प्लेटफॉर्म है उस पर किसी भी राजनेता को हम स्थान नहीं देते हैं। लेकिन किसान तो अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं दहिया साहब, किसान तो अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हमारे कंधे बहुत मजबूत है, लेकिन हमें किसी राजनेता की जरूरत इस टाइम नहीं है। कंधे मजबूत होंगे, बंदूक भी रखेंगे ना, फिर उतरे ही नेता उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, निशाना साधने के लिए। गुप्ता जी, हम वही तो कह रहे हैं ना कि जो पीछे ये जो बीजेपी वाले हैं, पीछे ये कमीज उतार के हमारे किसानों के साथ खड़े थे कि हमें जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये जो बीजेपी के है ना, जिसमें अनिल विज है, सुभाष बराला जी है, धनखड़ साहब है, ये कपड़े उतार के खड़े थे हमारे साथ और आज हम पे लाठी चला रहे हैं। तो हमें इन नेताओं का पता है, जो हमारे साथ खड़े हैं उनका ही पता है। और आज का जो किसान है ना, वो इतना भोला नहीं रहा कि इनके इशारों पर चलेगा। आज का जो किसान है, जो मजदूर है, उसने अपनी एकता बढ़ा रखी है और आपने देखा होगा 9 महीने से हम उसी एकता के कारण आज खड़े हुए हैं। हमारे आंदोलन को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। 15 अगस्त पे तिरंगा यात्रा निकाली बीजेपी ने, तो हमारे आंदोलन में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। अब जो हमारे मनोहर लाल जी खट्टर साहब जो है गांव में आने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से हमें मेडल मिले हुए हैं, वो 4 तारीख को हमारे खेवड़ा गांव में अरे सोनीपत में दिखाने के लिए। लेकिन हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, हम उस किसी भी ऐसे प्रोग्राम में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और हम उनसे साइलेंट रहेंगे। ठीक है तो गुप्ता जी, हम जो किसान हैं, मजदूर, हमारी जो ठीक है, प्रवीण अत्रे जी, राजनेता के सहारे की जरूरत नहीं है। कोई पार्टी हमारे साथ खड़ी है, 2-3 बातें यहाँ पे कही है कुछ किसान नेता। ठीक है दहिया साहब, ठीक है अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बातें सुन ले, उसके बाद साहब आपके पास आ देखिए, ऐसा अपराध कुछ बातें दहिया जी ने कही है, कुछ पंजेटा जी ने और कुछ बजरंग जी ने। मैं जवाब दूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा, ये मेरा वायदा है। तो ने कहा कि मनोहर लाल जी गांव में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। साहब, वो प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, पहले से ज्यादा वोट लेके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। उनको घुसने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता ने उनको अपना नेता चुना है। तो दूसरी बात, बजरंग जी आ रहा हूँ सर, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। दहिया साहब, गर्ग साहब, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए।
अत्रे जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए, वरना डिस्टर्ब करेंगे। देखिए ऐसा है भैया जी, आपने कहा गर्ग साहब देखिए समय खराब होता है सर, ऐसे प्लीज एक एक करके बोल लीजिए सर। गर्ग साहब मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, अत्रे साहब बोले उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। भैया जी ने ये कहा कि प्लीज उतार के बजरंग दास जी, बजरंग दास गर्ग साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए एक बार। भैया जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए प्रदर्शन किया जो कांग्रेस ने। अरे गर्ग साहब सुन तो लीजिए सर, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे फिर? गर्ग साहब प्लीज एक मिनट, प्लीज सर, प्लीज 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 गर्ग साहब प्लीज सर सुनिए सर सुनिए, ऐसा नहीं होता है प्लीज। अगर आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? अत्रे साहब अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप बोलिएगा प्लीज, थोड़ा धैर्य रखिए। अत्रे साहब अपनी बात पूरी करेंगे। इनकी आवाज म्यूट कर दो, ऐसे चुप नहीं करेंगे। गर्ग साहब देखिए मुझे मजबूरन आवाज डाउन करनी पड़ेगी, मैं नहीं चाहता, प्लीज समझिए सर। भैया जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कमीज उतार के प्रदर्शन किया, बिल्कुल ठीक किया। हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने रिपोर्ट लागू नहीं की। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हमने रिपोर्ट को लागू किया। दूसरी बात, बजरंग जी कह रहे थे कि बता दें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया। अरे बिल्कुल लागू किया, बिल्कुल लागू किया। रिपोर्ट पढ़ लो बजरंग जी, रिपोर्ट पढ़ लो। A2FL हमने लागू किया, FL हमने लागू किया, किसान की MSP बढ़ के नहीं है, आप हमने लागू किया, पढ़ लीजिए रिपोर्ट को। अब दूसरी बात, यहाँ पे बजरंग इनकी आवाज म्यूट कर दो भाई, पराग इनकी आवाज म्यूट करो। ये पता नहीं सर ऐसे नहीं होता है सर, प्लीज सर प्लीज। गर्ग साहब अच्छा सुनिए सर, प्लीज प्लीज शांत, प्लीज शांत। एक सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया, कापी पेन लेके नोट कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपए सालाना किसान के खाते में जमा करना शुरू किया। किसान मानधन योजना के नाम पे 3,000 रुपए माहवार पेंशन देनी शुरू की। बगैर ब्याज के लोन देना शुरू किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर भावांतर भरपाई योजना लागू की कि फल और सब्जी सड़क पे ना फेंकनी पड़े जैसे इनकी सरकारों के फेंकनी पड़ती थी। हरियाणा सरकार ने धान और गेहूं के अलावा 9 अन्य फसलें MSP पे खरीदनी शुरू की। मेरी फसल मेरा ब्यौरा लागू करके किसान का एक एक दाना MSP पे खरीदा जाए, ये सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री परिवार कल्याण समृद्धि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए केंद्र से अलग देना शुरू किया। ठीक है। इतनी 85% सब्सिडी जो है ड्रिप इरिगेशन पे देनी शुरू की। अरे गिन गिन के बावले हो जाओगे बजरंग जी, इतनी योजनाएं किसान इतने बनाई है इस सरकार ने। ठीक है अत्रे साहब, अब गर्ग साहब से जवाब ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। गर्ग साहब के पास जवाब कुछ नहीं है, शोर ठीक है। ये बताइए आपने अपने समय में क्या किया था, ये बताइए किया क्या किसानों के लिए। ठीक है अत्रे साहब, अब प्लीज सर आप धैर्य पूर्वक सुनिए, गर्ग साहब अपनी बात रखिए आप। जी देखिए पूछ लीजिए, शोर मचाएंगे थोड़ा। सीनियर नेता है हमारे अत्रे भाई जी, देखो किस प्रकार कहते हैं भी हमने फसल का एक एक दाना खरीदा। आज भी गेहूं, किसान की गेहूं मंडियों में पड़ी है, सरकार ने नहीं खरीदी। हजारों काउंटर गेहूं मैं मंडियों गिना देता हूँ, अम्बाला पड़ी है, यमुनानगर पड़ी है, सोनीपत पड़ी है, कैथल पड़ी है, वो नहीं खरीदी। दूसरी बात, गुप्ता जी ये कहते हैं भी हमने फसल खरीदी, बाजरा का MSP 2,250 रुपए है। आज भी बाजरा हमारे किसान देते हैं 1,200 रुपए में बाजरा मंडियों में मिल रहा है, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी भी हूँ। अच्छा चलिए दहिया साहब से पूछते हैं हकीकत क्या है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अच्छा दहिया साहब से पूछते हैं हकीकत क्या है। ठीक है 1200 बिक रहा है और ये बोलते समांतर मामला योजना लागू करी। कितने किसानों को आपने योजना लागू किया, किसी 4 पैसे आप देते नहीं हो, आप कहते हो हमने योजना पैसे गेहूं की खरीद सुनिए 40 करोड़ रुपए आपने गेहूं पर। अत्रे साहब सर सुन लीजिए प्लीज। गेहूं की जो परचेज आपने की हरियाणा सरकार इसकी दाम भी 2.5% है, 39 रुपए 33 पैसे बनती है, आपने उसके नहीं ठीक है सर, ठीक है। अच्छा राजेश दहिया जी, ठीक है सर, ठीक है। गर्ग साहब हो गया, अत्रे साहब गर्ग साहब हो गया। राजेश दहिया जी क्या हकीकत है सर? गर्ग साहब कह रहे हैं कि गेहूं पड़ा पड़ा सड़ रहा है, खरीदारी नहीं उसकी हो रही है, सरकार के हम रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं। ऐसा है गुप्ता जी, ये जो हमारे बीजेपी वाले प्रवक्ता साहब ना आइयों का कर रहे हैं हुआ कुछ भी नहीं है। जो कहते थे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो आदमी वो मक्का बोएगा उसको 6,000 रुपए मिलेंगे, लोगों ने मक्का खरीदी। अब MSP पे कहते हैं ना, तो गेहूं बिका MSP पे हफ्ते तक बिका होगा, उसके बाद ना बाजरा बिका
ना मक्का बिकी, और जो सरसों देखा आपने कि 2.5 लेके आज वो 7,000 तक पहुंचा दी इन्होंने। ये जब तक ये कॉर्पोरेट के हाथों में मंडियां रहेंगी, ये हमारे किसानों को लूटते रहेंगे और हमारा बुरा हाल करते रहेंगे। ये कहते हैं हमारे, लेकिन दैया साहब जो नहीं हुआ हम उसको पहले से अनुमानित कैसे बता सकते हैं? गुप्ता जी, ये जो बोलते हैं ना सर, वो करते नहीं है। ये योजना बनाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, खरीद हुई, वो कैसे हो गई? वो कभी पूरी नहीं हुई थी। तो ये जो हमारी सरकारें हैं बीजेपी की, इनकी खाली योजना बनाने का काम है। ये किसान की हालत ठीक है। अच्छा राजेश दैया जी बताइए सर, सड़क पर उतरकर समाधान अच्छा निकलेगा या बैठकर बातचीत करने से समाधान बढ़िया निकलेगा? डालता है, उसको पेमेंट नहीं मिलती है, वो खाली हाथ करता है, 2014 पड़ा रहता है। अत्रे साहब, सर प्लीज सुन लीजिए एक बार, फिर मैं आपके पास आऊंगा। एक बार दैया साहब को सुन लेते हैं पूरा। गुप्ता जी, जो हालत इन्होंने कर दी है ना, हाँ। उससे किसान की हालत और बदतर हो चुकी है। एमएसपी का रेट तो कर दिया है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, वो खरीदार ही नहीं है। वहां पर जो मंडियों में बैठे हुए हैं या जो उनके अधिकारी हैं मार्केटिंग बोर्ड के, वो मेरे सामने एक बार मैं देखा था कि मंडी में उसने 100 रुपए पर क्विंटल किसान ने दिए थे। मैं बोला भाई क्यों दिए? बोला जी मेरे 400 है, ये अपने रहेंगे, ये इसमें कुछ चोरी हो जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। एक गरीब किसान था जींद का, वो बोला उसने अपनी वाइफ को मेरे सामने फोन किया कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी फसल इन्होंने नहीं खरीदी है और मैं फसल के पास पड़ा रहूंगा, मेरी फसल चोरी हो जाएगी। जो गरीब किसान है साहब, उसकी तो कुछ सुनने वाला। लेकिन राजेश दैया जी एक बात बताइए, ये आंदोलन फिर पहले शुरू क्यों नहीं हुआ? क्यों इन तीनों कानूनों के आने के बाद ही आंदोलन शुरू हुआ? अगर इतनी सारी दिक्कतें थी तो आंदोलन तो कब का शुरू हो जाना चाहिए था? देखो ऐसा है, या फिर आंदोलन शुरू होने के बाद ये सारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं? आंदोलन तो जब से भारत आजाद हुआ तब से होते आए हैं। हुड्डा साहब के टाइम में आंदोलन हुआ था भूमि अधिग्रहण का, 2005 से 15 तक चला था। वो 24 कानून बनाया था, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर 3 जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर जिन्होंने फैसला सुना था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और वो अरुण मिश्रा को हमने कहा था कि ये हमारे खिलाफ फैसला देगा, और हमने उसके खिलाफ पिटीशन दायर की थी कि ये बेंच में नहीं होना चाहिए। 5 बेंच के अंदर जो जज एक बार फैसला खिलाफ देता है, 5 बेंच में उसी जज को चेयरमैन बनाते हैं, तो समझो कि न्याय कहां मिलेगा। लेकिन उसी जज ने फिर हमारे खिलाफ फैसला दिया। तो आप ये कहां मान सकते हैं कि किसान तो शुरू से आंदोलन करता आया है और मरता आया है। कभी सुसाइड करके मर जाता है, कभी यहाँ बॉर्डर पे मरने लग रहा है। 600 किसान शहीद हो चुके हैं, कम नहीं है, इससे ज्यादा तो बॉर्डर पे कभी से कम शहीद हुए होंगे, इतने यहाँ शहीद हो चुके हैं। गुप्ता जी, कोई भी सरकार जो है, इनको गुस्सा आया था कांग्रेस वालों को भी और एलडी वालों को भी। सरकार किसी की भी हो, वो हम किसान को भेड़ समझती है और उसकी उनको कोसने की कोशिश करती है। अगर किसान का इतना भला होता तो आज किसान जो है वो टाटा बिरला की जगह होता। वो बेचारे खेतों में काम करके आज वहीं क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उसको फसल को लेने वाला कोई नहीं है, और लेते हैं तो कम पैसे में लेते हैं। कभी नमी बताते हैं, कभी कम बताते हैं, कभी कहते हैं वेट कम नहीं है। मैं गुहाना की मंडी में गया था, मार्केटिंग बोर्ड वालों ने वहां पर जो काटा था वो भी खराब पड़ा था, और वो 100 रुपए पर बोरी वो ट्रॉली बाहर से वेट करना पड़ता था। किसान की समस्याओं को समझने वाला नहीं है। जो किसी पार्टी का हो, विधायक बन जाते हैं और वो पता क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के तलवे चाटते हैं और फिर कहते हैं कि हम काम करेंगे। काम कहां से करेंगे? जब वो टिकट लेके आते हैं तो वहां पैसे दिखाते हैं और उस पैसे को वहां रिकवरी करते हैं। अब कई नेता बुरा मान जाएंगे कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है अत्रे साहब, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं अत्रे जी, बहुत छोटा सा आप जवाब दीजिए, उसके बाद पंजेटा जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, भैया जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। मैं शुरू होता हूँ, जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपए था। उन्होंने आते ही 5.5 गुना बढ़ा के 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया। मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। हरियाणा के अंदर पिछली गेहूं खरीद हुई 84 लाख मीट्रिक टन, जबकि 2014 जिस वक्त हुई थी 56 लाख मीट्रिक टन। कांग्रेस की बजरंग दास जी सुन लीजिए सर। कांग्रेस की सरकार के दौरान 2011 में तो ऐसा विकास करने के लिए उसको कम कर दिया। ठीक है, देखिए सवाल दैया जी का सभी पार्टियों की तरफ है और निशाना देखिए उनकी उंगली सबकी तरफ है सर, उनकी उंगली सबकी तरफ है। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं उनकी बात। भैया जी, क्या आपकी सरसों हुड्डा साहब ने खरीदी थी? क्या बाजरा हुड्डा साहब ने खरीदा था? और क्या मनोहर सिंह ने नहीं खरीदा? ठीक है, इसका जवाब लेंगे दैया साहब से, लेके रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद। ठीक है सर, अत्रे साहब, गर्ग साहब प्लीज। आपकी समस्या नहीं है दैया जी, आप भी तो उन्हीं के साथ हो जो आंदोलन के प्रायोजक हैं, आप उन्हीं के साथ हो। गुप्ता जी आजादी होती है किसान। ठीक है रजत जी, ठीक है प्रवीण जी, बजरंग जी, राजेश जी, रजत जी को सुन लीजिए सर प्लीज।
बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं, रजत जी को आप सुन लीजिए। रजत जी अपनी बात रखिए। गुप्ता जी, एक तो टर्न वाइज चलाइए आप संचालन, जिसकी टर्न आए। देखिए दहिया जी, पिछले साल जब कोरोना आया था तो सरकार ने सब पे रोक लगा दी थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। आप कह रहे हैं कि जमीन जैसे कि अपना पिछले साल कोई मंडियों में खरीदने वाला नहीं था, सबसे पहले अभय सिंह चौटाला जी गए थे। और ये पूरे हरियाणा की जनता जानती है कि किस तरह उन्हें सरकार को मजबूर किया किसान की फसल खरीदने में, बल्कि उनको चेतावनियां भी दी गई, मगर वो हटे नहीं, वो रुके नहीं। और हरियाणा की हर मंडी में जाके देखिए, अभय सिंह जी को किसानों के मुद्दे पे ओछी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हमने एक एक मुद्दा ईमानदारी से, हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। अगर आपको इस मुद्दे पे राजनीति करनी है, कीजिए। आज हरियाणा का हर बच्चा जानता है कि आप जब तक ये 11 दौर की वार्ता शुरू नहीं हुई थी, किस ईमानदारी से इंडियन नेशनल लोकदल के हर प्रवक्ता ने टीवी चैनल पे बैठ के इन काले कानूनों की धज्जियां उड़ाने का काम किया था, इन काले कानूनों की हर एक खामियां गिनाने का काम किया था। हमें इस पे कोई राजनीति नहीं करनी है। और अगर आप कहते हैं इस्तीफा, आपने खुद कहा कि भाई सारे के सबने भी, जो भी नेता आना चाहते हैं, आप इस्तीफा दीजिए और आइए हमारे साथ। और हमें तो उसकी भी, आपके कहने की भी नहीं थी, हम तो फिर भी देते। अब बात आती है भाजपा के एहसान माना है, उसको सम्मानित किया है, बिल्कुल शॉल उड़ाया है। दहिया साहब आ रहे हैं। अरे इसीलिए आपने रजत जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से प्लीज। एक मिनट अत्रे जी, एक मिनट दे दो बस। जहां तक अभी योजनाएं गिना रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, तो जो किसान फसल बीमा योजना है, मैं इनको बता दूं कि उनके प्रधानमंत्री के खुद के जहां मुख्यमंत्री थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने वो योजना बंद कर दी, वेस्ट बंगाल ने बंद कर दी, मध्य प्रदेश ने बंद कर दी, तेलंगाना में बंद कर दी। भावांतर भरपाई योजना की इतनी बुरी हालत है कि सड़क पे तो शाम के किसान से पूछो जिसने अपने टमाटर और किसान जो अपनी सब्जियां बहा देते हैं। उसके बाद आती है फसल बीमा, में बता दी पीडीएस स्कीम के थ्रू जो आपने किस गंदा घुंड लगा हुआ जिसको डंगर भी ना खाए, ऐसा आज आप 5 किलो बांटने का काम किया। ट्यूबवेल कनेक्शन सालों साल पड़े हैं, लाखों रुपए आपने ले लिए। आय दुगनी की आप बात करते हैं, आय दुगनी का एक भी आप मुझे बता दीजिए। 4 महीने रह गए हैं दुगनी में, कहां से आय दुगनी करेंगे? ठीक है सर, ठीक है रजत जी, ठीक है। दहिया साहब जवाब दीजिए अत्रे जी की बात का, अत्रे जी की बात का जवाब दीजिए, किस सरकार में ज्यादा खरीद हुई, बोलिए। गुप्ता जी वक्त आपने दिया, पूरा तो करने दीजिए। सर समय कम है, प्लीज सर समझिए। पंजेटा जी प्लीज सर, समय कम है, समझिए प्लीज। सबका एक एक फाइनल कमेंट हो जाएगा। दहिया साहब, मैं पहले तो इनको बोल रहा हूँ हमारे प्रदेश को कि हमने जब अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया और हमारे मैम चबूतरे पे तो हमने उनको सम्मानित किया था। आपके आईएनडी के जो वर्कर हमारा सपोर्ट करते थे, हम उनको सम्मानित किया था। हम ये नहीं कहते हम किसी का एहसान नहीं मानते हैं। रही बात आपकी पार्टी की, हम आपकी पार्टी में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन आप हमारे साथ जो भी अभय चौटाला जी ने जैसे हॉस्पिटल यहाँ हमारे बॉर्डर पर लगवाए हैं, तब हमने उसको अटेंड किया है। आपका एहसान लिया, ये नहीं कि हम उसको डिनाई कर रहे हैं कि लेकिन किसान को राजेश जी खरीद पर बोलिए, खरीद पर मंडियों में गए, राजेश जी खरीद पर बोलिए, खरीद पर। बात सुनिए, अगर अभय चौटाला जी मंडी में गए या वो विधानसभा में गए या हुड्डा साहब गए, लेकिन किसान की हालत एज इट इज है। हमारी जो फसल थी वो मंडियों में प्रॉपर नहीं बिकी और ना हमें उसका प्रॉपर रेट मिला और ना हमें उस टाइम पे सही टाइम पे पैसे मिले। हाँ, ब्याज बाद में थोड़ा बहुत दिया। ठीक है सर। अत्रे साहब एक फाइनल कमेंट बीमा योजना जो है गुजरात ने बंद कर दी, फलाना ने बंद कर दी। आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ सर, आपके पास आऊंगा प्लीज। रुकिए, थोड़ा रुकिए सर, 30 सेकंड रुकिए प्लीज। गुप्ता जी जो योजना है, ये नंबर 2, हरियाणा सरकार आपदा प्रबंधन में कृषि कानून अगर किसान ने जो मंत्रियों का दहिया साहब सुन लीजिए अत्रे साहब को एक बार। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को हटा दिया एक एक करके प्लीज रजत जी राजेश जी प्लीज सर। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से शुरू कर दिया। अब जितना मुआवजा मनोहर सरकार बांट चुकी है ना, 1966 से लेकर 2014 तक के टोटल मुआवजा कर लो, उतना नहीं बनता 800 करोड़ रुपए। इतना मुआवजा मनोहर सरकार बांट चुकी है बीमा के तौर पे, आपदा प्रबंधन के तौर पे। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है अत्रे साहब, हो गया सर। प्लीज राजेश जी, रजत जी सुन लीजिए सर। अरे गर्ग साहब को सुन लीजिए प्लीज, गर्ग साहब बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। गर्ग साहब बोलिए, नुकसान हुआ है। गर्ग साहब बोलिए, अपना फाइनल कमेंट दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो उन्होंने मुआवजा दिया उससे 10 गुना ज्यादा
प्रदेश के अंदर किसानों के फसल का नुकसान हुआ है। हकीकत आप समझोगे, ये किसान के जब विधानसभा के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में जब किसान का मुद्दा आता है, जब किसान की बात करते हैं, जब सरकार के अंदर बैठे नेता लोग उसमें बिगड़ जाते हैं। किसान की बात सुनते तक नहीं, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। ये बात क्या करते हो? ये तो सड़कों के ऊपर भी किसानों को पीटने का काम करते हैं, किसानों को खाने का काम करते हैं, ताकि किसान उठे और आंदोलन हो। ठीक है रजत जी, एक फाइनल कमेंट आपका सर। रजत जी सवाल ये भी है ना, सवाल ये भी है कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान होना है तो वो सड़कों पर उतरकर तो नहीं होगा ना। ठीक है, गर्ग साहब हो गया सर, प्लीज एक फाइनल पंजेटा जी का कमेंट फाइनल। रजत जी प्लीज, ये बड़ी बड़ी कंपनी। ठीक है गर्ग साहब हो गया। रजत जी एक फाइनल जल्दी, बहुत जल्दी से। गुप्ता जी 9 में किसान विरोधी जो उनकी उपजाऊ जमीन, मैं फर्टाइल लैंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अनेक फसलें ली जाती हैं, उनको भी हथियाने का काम किया जा रहा है। आप ये देखिए क्या कमर्शियल वैल्यू किसान को फायदा नहीं होना चाहिए। एक मिनट, सरकार अगर रोड पे जो लैंड है, हम ये कह रहे हैं किसान पब्लिक पर्पस पे देने को तैयार है, लेकिन क्या कमर्शियल उसकी जो वैल्यू है, किसान की जमीन अगर रोड पे आ गई या उसके बीच में से रोड निकल गई, तो क्या उसका फायदा किसान को नहीं होना चाहिए क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। और दूसरा जो मल्टीपल क्रॉप्स है, जो फर्टाइल लैंड है, आप ऐसे देश में भुखमरी के हालात पैदा मत कीजिए। ठीक है, अब समय इतना ही है, समय इतना ही मेरे पास। बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बजरंग दास जी आपका बहुत शुक्रिया, रजत जी आपका शुक्रिया, राजेश रेगिया जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो किसानों पर लगातार सियासत हो रही है, आंदोलन की आड़ में अराजकता कौन फैला रहा है, सवाल ये भी, और लगातार सवाल ये भी उठ रहा है क्या सड़क पर आंदोलन की राह और तेज करने से ही समाधान निकलेगा? क्या बैठकर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सकता है? और लगातार जो आंदोलन की आड़ में राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं, क्या किसान इससे अनजान हैं? फिलहाल दीजिए बड़ी बहस से इजाजत, आप बने रहिए।